आगे से कभी ऐसा मत करना रचित। तू नहीं जानता तुझे मैं कितनी मुश्किल से बचा के लाया हूँ। वो तो भला हो रिद्धि का, उसी ने हॉस्पिटल का सारा बिल भरा है तेरा। उसने जो एहसान किया है ना वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम दोनों भाई क्यों मुझे बर्बाद करने पे तुले हुए हो? रिद्धि ने पैसे दे तो दिए पर अब मुझे लौटाने भी तो पड़ेंगे। वैसे भी तू तो जानता ही है मेरी नौकरी छूट गई है। आगे से अगर तूने फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं खुद सुसाइड करके मर जाऊंगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ रचित, आगे से तुझे ये नशे का गोला फोला खाने की जरूरत नहीं है। तूने तो मुझसे पहले भी वादा किया हुआ था कि तू नशे का गोला नहीं खाएगा, फिर तूने कैसे अपना वादा तोड़ दिया? मैं तो नशे का गोला खाना चाहता ही नहीं था पापा, वो तो मुझे मम्मी ने ही ला के दिया था नशे का गोला खाने के लिए। नहीं, रचित झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कोई गोला फोला ला के नहीं दिया। क्यों मम्मी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैंने आपको कितना कहा था कि मुझे नशे का गोला नहीं खाना, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, और आप मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके गई, मेरे लिए नशे का गोला ले आई। वाह बेटा, सही जा रहा है। सारा इल्जाम अपनी माँ पे डाल दिया करो। मैंने तो तुम दोनों को पैदा करके कोई गलती कर दी। मैंने तुझसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई मना थोड़ी किया था। बस थोड़ा सा समय ही तो मांगा था, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए रहने के लिए इंतजाम हो सके और कहीं। पर मम्मी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं मर रहा था और आपको नए घर की पड़ी हुई थी। तू एक बात बता, नशे का गोला खा के भला कौन मरता है? और वैसे भी पहले जब तू नशे का गोला खाता था तब तू किससे पूछता था? तब भी तो तू खाता ही था। तब तुझे क्या हो गया था? एक दो दिन मैंने क्या खिला दिया, लगा मेरी कंप्लेंट करने। चुप, एकदम चुप। अरे कैसी औरत है तू? तुझे अपने बच्चे की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है? तुझसे अपना एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा है? तुझे सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी है, वो भी इसलिए कि यहाँ पे तेरे लिए बाथरूम सही नहीं है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रचित को नशे का गोला देने की? अगर मेरे रचित को कुछ हो जाता तो? लानत है तेरी जैसी औरत पे। एक तरफ तू है और देख दूसरी तरफ रिद्धि है। पूरी जिंदगी मुसीबतों का सामना करके उसने मेरी तीनों बेटियों को कितना कामयाब बना दिया, और एक तू है जो सिर्फ एक बेटे को नहीं संभाल पा रही है। मेरे तो दूसरे बेटे विवाहन का पता ही नहीं है वो किन हालातों में होगा। मेरा तो टूटा फूटा एक ही बेटा बचा है, कम से कम उसकी देखभाल ठीक से कर ले। अगर रचित को कुछ हो जाता तो तू उस बड़े बाथरूम का ही क्या करती? माँ बाप पहले अपने बच्चे की खुशी देखते हैं, बाद में अपनी। पर तेरी जैसी माएँ होती हैं जो पहले अपनी खुशी देखती हैं, बच्चे जाए भाड़ में, जब देखो अपने बारे में सोचती रहती है। आज तेरी वजह से मेरी नौकरी भी छूट गई। खुद तो तुम कभी नौकरी लगा नहीं पाए। एक बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी, उसे भी छोड़ छाड़ के बैठ गए हो, और उसका इल्जाम भी अब मेरे सिर पे फोड़ दो। भला तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से कैसे छूट गई? तुम्हारी वजह से ही छूटी है। तुम ही तो मुझसे बोलती थी कि रिश्वत लो पैसे इकट्ठे करने हैं, हमें खूब सारा पैसा जोड़ना है। हाँ, तो वो पैसा मैं कहाँ लेके जाती? मैं कौन अपने मायके में दे आती? रचित के लिए तो बोल रही थी। मैं सब जानता हूँ किसके लिए बोल रही थी। खामखा मेरा मुंह मत खुलवा। भगवान के लिए अपनी लड़ाई बंद कीजिए। मैं अब आप लोगों के रोज के झगड़े से परेशान हो चुका हूँ। मेरा इस माहौल में दम घुटता है, इसलिए ये घर छोड़ के जा रहा हूँ मैं। और हाँ, भगवान के लिए मुझे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये तू क्या कह रहा है रचित? तू कहाँ जा रहा है? मैं अपनी बड़ी मम्मी के पास जा रहा हूँ। मुझे बड़ी मम्मी जैसी माँ चाहिए थी, इनके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने हम दोनों भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान ऐसी माँ किसी को ना दे। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। रुक जा रचित, मुझे छोड़ के मत जा। हाँ जा बेटा जा। मैं भी देखती हूँ रिद्धि तुझे अपने घर कितने दिन रखती है। ना 2 दिन में यहाँ छोड़ती आई ना तो मेरा नाम बदल देना। बड़ा आया रिद्धि के घर जाने वाला। सुषमा, मेरा रचित मुझे छोड़ के चला गया। वो हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहता। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जाने दो, जाता है तो। तुम देखना 2 दिन में ही वापस आ जाएगा। उस रिद्धि के पास रहने के बाद ही उसे मेरी अहमियत का पता चलेगा। वो तो माँ ही होती है जो अपने बच्चे की बदतमीजियों को बर्दाश्त करती है। रिद्धि उसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करके दिखाए। तुमने मुझ पे हाथ उठाया? अरे कैसी माँ है तू? धिक्कार है तेरी जैसी माँ पे। आज हमारा दूसरा बेटा भी हमें छोड़ के चला गया, वो भी तेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। हाँ, सबका जोर तो मुझ पे ही चलता है। इस घर में सबसे बुरी मैं ही तो हूँ। बस कोई अच्छा है अगर इस घर में तो वो है रिद्धि। वो यहाँ ना होते हुए भी कहीं ना कहीं यहीं पे है, और मैं यहाँ रहते हुए भी यहाँ नहीं हूँ। ये रिद्धि धीरे धीरे मेरे पति को अपने बस में करने की कोशिश कर रही है। ये क्या मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है? इसकी चालों को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये अब रचित के जरिए मेरे पति के करीब आना चाहती है। पता नहीं इसने मेरे रचित को कौन सी गुट्टी पिलाई है। मेरा रचित भी अब इसी के गुणगान गाने लगा है। मैं ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
जब से मेरे बेटे ने आपकी नीरू को देखा है ना, तब से बस एक ही रट लगाए हुए है, उसी से शादी करनी है इसे। इसलिए हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का ही समझिए। हमें आपकी बेटी नीरू बहुत पसंद है और नीरू की बनाई गई पेंटिंग तो मेरे घर में लगी हुई है। मेरे घर के सब लोग ही इसकी पेंटिंग के दीवाने हैं। ये तो मेरी नीरू की खुशकिस्मती होगी कि आप जैसे लोगों के साथ मेरी नीरू का रिश्ता जुड़ेगा। अरे खुशकिस्मती तो मेरी होगी जो मुझे बहू के रूप में इतनी अच्छी बेटी मिलेगी। अच्छा रिद्धि जी, नीरू के पापा क्या करते हैं? अच्छा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि नीरू के पापा नहीं है। अच्छा रिद्धि जी, एक बात बताइए, आपकी तीनों बेटियां तो इतना अच्छा कमाती हैं, फिर भी आप ऐसे छोटे से घर में क्यों रहती हैं? भगवान की दया से आपकी बड़ी बेटी तो कलेक्टर है, वो तो खूब अच्छे से कमा रही होगी, इस समय खूब पैसा बना रही होगी। आपको तो किसी बड़े वीआईपी इलाके में रहना चाहिए, फिर इतने छोटे से इलाके में क्यों रह रही हैं आप? मेरी तो जिंदगी निकल गई इस इलाके में रहते हुए, तो उम्र के इस पड़ाव में आके अब मैं वीआईपी इलाके में रह के क्या करूंगी? वैसे भी ये घर मेरी बेटियों ने मुझे गिफ्ट किया था। सच पूछो ना तो इस घर में तो मेरी आत्मा बसती है। मैं अब इस घर को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। बस अब तो मरने के बाद मेरी अर्थी ही निकलेगी इस घर से। अरे रिद्धि जी, सबके दिखावे के लिए स्टेटस भी तो मेंटेन करना पड़ता है। अब आपकी तीनों लड़कियों का इतना पैसा कमाने के बावजूद ऐसे छोटे इलाके में रहना कुछ अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो लगता है आपकी बेटियों को भी यहाँ रहते हुए शर्म आती होगी। चलो खैर, मुझे क्या पड़ी है, मेरे बेटे को कौन सा आके यहाँ रहना है? रहना तो आपकी बेटी को हमारे घर आके है। पर रिद्धि जी एक बात बताइए, आप क्या शादी इसी इलाके से करेंगी? मेरा मतलब है अब हम ठहरे वीआईपी लोग, तो मेरे तो आधे रिश्तेदार आएंगे ही नहीं अगर उन्हें पता चलेगा कि हम इस इलाके में शादी कर रहे हैं अपने बेटे की। और 3 बेटियों के अलावा आपके पास कोई बेटा तो है नहीं, मेरा मतलब लड़कियों का भाई, तो कल को चाल चलन कैसे होंगे सारे? अब जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ही चाल चलन करूंगी। पर हर साल कोई ना कोई चाल चलन लड़कियों का रहता ही है। आप कब तक लड़कियों के चाल चलन संभालेंगी? मेरा मतलब है आपकी भी तो वो उम्र हो ही रही है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है मेरे लिए परेशानी का कि आपके कोई लड़का नहीं है। मैंने तो अपने युवराज को कई बार बोला हुआ है कि देख के इस घर में शादी करना कि लड़कियों के कोई भाई नहीं है। ससुराल में जब भी आएगा ना तो आधे काम तुझे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे युवराज की आदत नहीं है बिल्कुल भी कि वो अपने ससुराल में चक्कर लगाता फिरे। बस यही कुछ बातें थी मेरे मन में, यही मैं अपने युवराज को बोल रही थी कि देख ले, ध्यान से शादी कर ले इस घर में। पर ये है कि नीरू के लिए अड़ा ही पड़ा है कि नीरू से ही शादी करनी है, नहीं तो मेरे युवराज के लिए एक से एक बढ़ के रिश्ते आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना, अब लंदन से पढ़ाई जो करके आया है। बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी। रिद्धि जी, ये कौन है जो आपको बड़ी मम्मी बोल रहा है? बड़ी मम्मी, मुझे अपनी मम्मी के साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। आप मुझे अपने घर में रख लेंगी ना बड़ी मम्मी? मुझे पता है आप मुझे मना नहीं करेंगी, आप मुझे बहुत प्यार करती है ना मम्मी। बड़ी मम्मी बोलिए ना, बोलिए ना बड़ी मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? नीरू, तू रचित को अंदर लेके जा। चल रचित, मेरे साथ अंदर चल। रचित, रचित, रिद्धि, भगवान के लिए रचित को यहाँ रहने से मना कर दो, अपने घर मत रखना उसे। उसे मेरे साथ चलने के लिए बोल दो। तुम्हें तो पता है ना, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। रिद्धि जी, अब ये कौन है? देखिए जी, मैंने रचित को यहाँ नहीं बुलाया, वो खुद आया है। रचित अंदर ही गया अभी, आप उसे अपने साथ ले जाएं। जी मिस्टर, आपकी तारीफ। ये नीरू के पापा हैं। अब तो तुम्हारे मन को तसल्ली हो गई होगी मेरे बेटे और पति को अपने वश में करके। यही तो तुम चाहती थी। आखिर तुमने मेरे पति और मेरे बेटे को मुझसे दूर कर ही दिया ना। तुम मुझे ये बताओ रिद्धि, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? सुषमा, बिल्कुल चुप। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा घर में मेहमान आए हुए हैं? अब ये कौन है? ये कैसा अजीब सा परिवार है तुम्हारा? मुझे कोई कुछ बताएगा? मैं आपको अभी सब कुछ बता देती हूँ। माफ करना रिद्धि जी, इतना सब कुछ सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बेटे की शादी इस परिवार में कर पाऊंगी। शकुंतला जी, ऐसा मत बोलिए। इस सब में मेरी नीरू की कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरी नीरू को देखा ही हुआ है ना। मेरी नीरू स्वभाव से बहुत अच्छी है, पर तुम्हारी नीरू आज तक बिना बाप के पली हुई है। उसे क्या पता कि शादी के बाद मर्दों के घर में कैसे रहते हैं। वो तो आज तक औरतों के बीच में ही रही है। कल को जब वो शादी करके ससुराल जाएगी तो वहाँ तो देवर ससुर सभी होंगे, फिर उनके साथ वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी? मुझे नहीं लगता उन सब के साथ वो अच्छे से एडजस्ट कर पाएगी। तो क्या जिन लड़कियों के बाप नहीं होते या भाई नहीं होते, उनकी शादियां नहीं होती, वो अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं करती? आप मेरा यकीन कीजिए, मेरी नीरू हर तरीके से एडजस्ट कर लेगी। माफ करना रिद्धि जी, पर हमारी तरफ से आप इस रिश्ते के लिए इनकारी समझिए। चल युवराज यहाँ से। पर माँ, इन सब में नीरू की क्या गलती है? तो फिर क्या मेरी गलती है? तुझसे जितना बोलती हूँ ना उतना कर। अभी क्या भी चल यहाँ से। मैं ऐसे खानदान में तेरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकती।
जिनके आपसी रिश्ते इतने उलझे हुए हों, जिसके बाप ने 2-2 शादियां कर रखी हों। रुक जाइए शकुंतला जी, मेरी बात तो सुनिए। मेरे तो मन को बहुत सुकून मिला जो लड़के वाले लौट गए। तुम्हारी जैसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम भी तो मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने पे लगी हुई हो। अच्छा हुआ तुम्हारी भी लड़की का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। सुषमा, जबान संभाल के बात कर। ये मत भूल वो मेरी लड़की है। रचित तुझे छोड़ के यहाँ आ गया तो इसमें रिद्धि की क्या गलती है? इसमें सारी गलती रिद्धि की है। इसे क्या जरूरत है मेरे इस बेटे के सामने ज्यादा अच्छा बनने की? इसी ने मेरे रचित को बरगलाया है। ये मुझसे तुम दोनों को दूर करना चाहती है। ये जो करना चाहती है ना, वो मैं अच्छे से समझती हूँ कि ये सब क्यों कर रही है। और रिद्धि, तू बहुत शौक है ना तुझे रचित को अपने पास रखने का। मैं भी देखती हूँ कितने दिन रचित को तू अपने पास रखती है। कोई भी दूसरी औरत किसी और के बच्चे को नहीं पाल सकती। अब तू मेरे रचित को खुद छोड़ने आएगी मेरे घर। मैंने तुम्हारे रचित को यहाँ नहीं बुलाया। तुम चाहो तो उसे लेके जा सकती हो। और तुम एक मिनट ठहरो, तुम अपने साथ ही ले जाओ ना उसे। मैं अभी बुला देती हूँ रचित को। रचित, रचित, रचित बेटा, जाओ अपने मम्मी के साथ। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेने आए हैं। तुम अच्छे बच्चे हो ना, चलो जाओ अब अपने मम्मी पापा के साथ। अच्छे बच्चे हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं। पर मुझे इनके साथ नहीं रहना है। मुझे आपकी ममता की छांव में पलना है बड़ी मम्मी। आपका अपना बेटा होता उसे भी तो आप पालती ही ना बड़ी मम्मी। मैं भी तो आपका अपना सा ही बेटा हूँ। मुझे यही रहने दीजिए बड़ी मम्मी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है जी। मैं अपनी मम्मी के उस दिन के बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आप कुछ भी करके मेरी और नीरू की शादी करा दीजिए। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। आप मेरा यकीन कीजिए मौसी जी, मैं नीरू को बहुत खुश रखूंगा। वो तो मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। वो तो तुम्हारी मम्मी के उस दिन के बर्ताव की वजह से हम थोड़ा सा सोच में पड़ गए हैं। बुजुर्गों के बर्ताव के बारे में तो आप अच्छे से जानती हैं मौसी जी के वो कैसे होते हैं। वो बात तो है, पर अगर शादी के बाद उन्होंने नीरू को परेशान किया तो? आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप कहेंगी ना तो मैं नीरू को लेकर शादी के बाद कहीं अलग रह लूंगा। मैं नीरू को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं रिद्धि से आज ही इस बारे में बात करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि रिद्धि को इस शादी से कोई ऐतराज होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसी जी। अभी अभी युवराज जी की मम्मी से बात हुई है। वो अपने उस दिन के किए हुए बर्ताव पे बहुत शर्मिंदा थी। अगले महीने तेरी शादी करने की सोच रहे हैं। तो खुश तो है ना नीरू? मम्मी, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। आपने जो भी फैसला किया होगा वो गलत थोड़ी होगा। मुझे आपके फैसले पे पूरा विश्वास है मम्मी। अच्छा नीरू, एक बात, हमारे घर में जो भी कुछ हुआ, युवराज जी की मम्मी ने जो भी कुछ कहा, उन सब बातों को भूल जाना, दिल पे मत लगाना। अब ससुराल में युवराज जी की मम्मी तेरे माँ के समान होंगी और बड़ों की 4 बातें सुनने में छोटे छोटे नहीं हो जाते, बल्कि इससे बड़ों की नजरों में तुम्हारी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। युवराज जी की मम्मी कुछ भी कहे तो उन्हें कभी पलट के जवाब नहीं देना। मतलब वो कुछ भी कहती रहे तो मैं सुनती रहूं। ससुराल में सास नंदे 2 बात बोल ही देती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हर बात में उन्हें जवाब देने बैठ जाओ। इस तरीके से तो घर में रोज वाद विवाद बढ़ेंगे, घर में कभी शांति नहीं होगी। हाँ, जहाँ बात तुम्हारे आत्मसम्मान पे आ जाए वहाँ कभी चुप नहीं रहना। वहाँ अपनी बात जरूर रखना, जवाब जरूर देना, पर इस तरीके से कि सामने वाले को तुम्हारी बात बुरी ना लगे और समझ भी आ जाए। जी मम्मी, मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझ गई। एक बात और कहना चाहूंगी, अपना पेंटिंग का काम नहीं छोड़ना कभी, चाहे कोई कितना भी दबाव बनाए तुम पे तुम्हारा काम छोड़ने के लिए, पर तुम्हें अपना काम ही नहीं छोड़ना कभी। जी ठीक है मम्मी, मैं अच्छे से समझ गई। भगवान करे तू और युवराज जी हमेशा खुश रहें। ठीक है, तो मैं पंडित जी को बोल के शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ शादी का। तुझे आज इतना खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ नीरू। भगवान तुझे हमेशा ऐसी खुश रखे। अब तू देखना तेरी शादी में मैं कितनी धूम मचाऊंगी। मैं तो कहती हूँ दीदी अब आप भी शादी कर ही डालिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी शादी फादी। पर आपको शादी से क्या ऐतराज है दीदी? क्या आप नहीं चाहती कि मम्मी की जिम्मेदारी खत्म हो जाए? मैंने भी मम्मी की जिम्मेदारी खत्म करने के लिए शादी के लिए हाँ कहा। शादी तो मैं भी कभी नहीं करना चाहती थी, पर आपको तो पता ही है दीदी, घर में कोई भी आता था मम्मी उससे हमारी शादी का ही जिक्र करती रहती थी। सबसे अच्छे लड़कों के लिए ही पूछती रहती थी कि कोई अच्छा लड़का है तो बताना। उनकी तो रातों की नींदें उड़ी हुई थी। कम से कम हमारी शादी की जिम्मेदारी हटने के बाद उनका ये सब लोगों से पूछना तो बंद हो जाएगा कि कोई अच्छा लड़का है तो बताओ। कम से कम आपको चैन की नींद सो पाएंगी। चल ठीक है, मम्मी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर वो यही चाहती हैं कि हमारी शादियाँ हो जाए तो मैं भी सोचूंगी शादी के बारे में, और आपके लिए अच्छा लड़का ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, ये ठीक रहेगा। पर आप थोड़ा हिंट्स तो दीजिए मुझे कि आपको कैसा लड़का चाहिए। देख, ये सब मुझे नहीं पता, ये तू जाने और तेरा काम। ये जिम्मेदारी मैं तुझे देती हूँ। चलो फिर ठीक है, मंजूर है मुझे। मैं जरा देख के आती हूँ मम्मी क्या कर रही है। देखा हमारी नीरू कितनी खुश है। उसे खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ आज। तुझे क्या हुआ है? तू मुझे कुछ उदास सी लग रही है। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है।
जीजा जी के साथ तो खुश तो है ना? बात उनकी नहीं है, बात मेरी सासू माँ की है। उन्हें तो हर समय पैसा चाहिए बस, चाहे वो किसी भी ढंग से आए, फिर चाहे वो अवैध तरीके से क्यों ना हो। और ये वही करते हैं जो इनकी माँ बोलती है, चाहे फिर वो काम गलत ही क्यों ना हो। पर ये बात तो गलत है। खैर दीदी आप ये सब बात छोड़िए, मैं हैंडल कर लूंगी। बस मुझे यही डर लगता है कि कहीं कभी ये पुलिस के चक्कर में ना फंस जाए। बस दीदी आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इनकी लाई हुई फाइलों पे कभी साइन मत करना। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरे जिया जी फंस जाए। अच्छा दीदी एक बात और बोलनी थी आपसे। हाँ हाँ बोल, क्या बोलना चाहती है? दीदी क्या आप किसी की नौकरी लगवा सकती हैं? किसकी नौकरी लगवानी है मुझे? मैं मेरे नंदोई के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे ससुराल में मेरी ननद ने मेरा बहुत साथ दिया है दीदी। वैसे तो वो सबको दिखाने के लिए हंसती रहती हैं, पर मुझे पता है अंदर से वो कितनी अकेली हैं। मैं ये चाहती हूँ दीदी उनका भी घर बस जाए, वो भी अपने ससुराल में हंसी खुशी रहें। पर वो अपने ससुराल एक ही शर्त पे वापस जाएंगी कि जीजा जी कमाएं। क्या आप मेरा ये काम करा सकती हैं दीदी? हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ, बाकी सब तो उनकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। मैं तो बस उन्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। बस दीदी आपकी ये मदद मेरे लिए काफी होगी। तो फिर ठीक है, तो उनको बोल देना कल वो मेरे ऑफिस में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएंगे। मैं देखती हूँ कुछ कर सकती हूँ तो। थैंक यू सो मच दीदी, आपकी इस मदद से एक परिवार बस जाएगा दीदी। अच्छा चल तैयार हो जा, हम तीनों बहन मार्केट चलते हैं। नीरू की शादी में पहनने के लिए कुछ कपड़े लेके आते हैं। मुझे अपने साथ नहीं लेके चलेंगी दीदी? ठीक है, तू भी तैयार हो जा अगर तेरा मन है तो। पर हाँ, मार्केट में कोई नशा वगैरह करने मत बैठ जाना। वो तो मैंने कब का छोड़ दिया दीदी, अब तो मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। चल तो फिर जल्दी तैयार हो जा। सुषमा, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? सुषमा, मैं तुम दोनों को शादी का न्योता देने आई थी, आके नीरू को आशीर्वाद देना। 2 दिन के बाद नीरू की शादी है, मैं ये चाहती हूँ नीरू को उसके पापा का आशीर्वाद मिले। बोल दिया, अब जाओ यहाँ से। क्यों, आशु की शादी में पापा का आशीर्वाद नहीं चाहिए था? अब क्या हो गया, नीरू की शादी में क्यों चाहिए? जैसे बाप के बिना आशु की शादी की थी, ऐसे ही नीरू की शादी भी कर ले। बेटी की शादी कर रही है, देखो कितना खुश लग रही थी। मम्मी मम्मी विवान तू, और इस हाल में? मम्मी पुलिस मेरे पीछे लगी है, मुझे पुलिस से बचा लीजिए। चल आखिरकार आ ही गया तू मेरे हाथ। चल अब मेरे साथ थाने चल। पर इंस्पेक्टर साहब इसे थाने क्यों ले जा रहे हैं आप? इसने क्या किया है? इसके खिलाफ धोखाधड़ी की कंप्लेंट आई है, ये अपने एक दोस्त के साथ फ्रॉड करके भागा है। नहीं नहीं मम्मी, इस बार मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, बल्कि उस दोस्त ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। पर तेरी बात पे मैं क्यों विश्वास करूं? तूने जब अपने माँ बाप को ही नहीं छोड़ा, तो दोस्त को क्या छोड़ा होगा तूने? तेरी वजह से आज हम ये दिन भुगत रहे हैं। मम्मी मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, पर इस बार मैं गलत नहीं हूँ, मुझे बचा लीजिए। अब मुझे तेरी किसी बात का विश्वास नहीं होता। और आज तू घर आया भी है, तो वो भी पुलिस के साथ। जब गलत काम करेगा तो गलत काम का नतीजा भी तो तू ही भुगतेगा। मैं मानता हूँ मम्मी, जो मैंने आज तक किया सब गलत किया, पर अब मैं सुधर गया हूँ मम्मी। पर ये दुनिया है कि मुझे सुधरने नहीं दे रही है। अब तुझे जो भी बोलना है वो थाने में बोलना, ये जो भी बोलना है थाने में बोलना। मेरा विश्वास कीजिए मम्मी, मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे बचा लीजिए मम्मी। इस बार मेरी मदद कर दीजिए मम्मी, मैं आपको सुधर के दिखा दूंगा। अगर तुझे सुधरना होता ना, तो बहुत दिन पहले ही घर आ जाता। घर के पैसे चोरी करके नहीं भागता। और आज घर आया भी है तो इस हाल में। अब तूने जो गलत काम किए उनका दंड तो तू भुगतेगा ही ना। इस लड़के का क्या करूं मैं? अभी तक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है ये। अरे घर के इतने पैसे लेके चला गया, कम से कम ढंग से रह लेता कहीं। ये फ्रॉड करने की क्या जरूरत थी? भगवान ऐसी औलाद तो किसी को ना दे। तुमने देखा नीचे पुलिस आई हुई है, लगता है पुलिस के हाथ कोई मुजरिम लगा है। अरे क्या सोच रही हो, जवाब तो दो। वो मुजरिम और कोई नहीं, तुम्हारा बेटा विवान ही है। वो फिर से कहीं फ्रॉड करके आया है। पुलिस हमारे घर ही आई हुई थी विवान को पकड़ने के लिए। क्या कहा तुमने? विवान आया था? हाँ वही नालायक आया था। कैसा है वो, ठीक तो है ना? क्या कह रहा था वो? जब पुलिस पकड़ के ले गई है तो ठीक कैसे हुआ? और कहना क्या है? बोल रहा था पुलिस से बचा लो। हमेशा कोई ना कोई कांड करके आता है। आज जो हम इतने बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं ना, विवान की वजह से ही कर रहे हैं। पर तुम एक बार उसकी बात तो सुन लेती, क्या कहना चाह रहा था? क्या बात सुन लेती उसकी? पुलिस सामने खड़ी थी। वैसे भी वो कौन सा हमेशा सच बोलता है। और फिर भी तुम्हें उसकी मदद करनी है तो तुम करो। इतने दिनों के बाद घर आया, वो भी इस हाल में। इस लड़के ने तो हमेशा हमें परेशान किया है। पता नहीं इतनी छोटी उम्र में इतना कैसे बिगड़ गया ये। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तूने देखा आशु, मम्मी कुछ परेशान लग रही है मुझे। हाँ, जब से नीरू दीदी की ससुराल से फोन आया है तभी से मम्मी कुछ परेशान है।
मुझे तो लग रहा है ना कल नीरू दीदी विदा होके चली जाएंगी इस घर से, इसीलिए मम्मी उदास हैं। हाँ यही कारण होगा, पर कहीं और कोई बात तो नहीं है? मम्मी क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मम्मी मम्मी हाँ बात तो है थोड़ी सी परेशानी वाली, पर ऐसी क्या बात है मम्मी? नीरू की सास का फोन आया था, बस तभी से मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। पर ऐसा क्या कहा नीरू की सास ने? वो हमसे 10 लाख रुपए की मदद मांग रही है। इतनी बड़ी रकम? पर क्यों मम्मी? युवराज जी के बिजनेस के लिए। अब युवराज जी की पढ़ाई तो खत्म हो गई है, तो उन्हें कुछ बिजनेस भी तो करना है ना, उसी के लिए मदद मांग रही है। कह रही है अभी आप 10 लाख रुपए दे दो, हम बाद में लौटा देंगे आपको। वो कह रही थी शहर में और किसी को नहीं जानती, अब हम रिश्तेदार हैं तो उनसे क्या छुपाना है। पर मम्मी 10 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है, हम एकदम 10 लाख रुपए का कैसे इंतजाम करेंगे? हाँ मैं वही तो सोच रही हूँ, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 10 लाख रुपए का कैसे इंतजाम करें। अब तो बैंक से लोन भी नहीं मिल सकता, अभी पीछे ही आशु की शादी में हमने लोन लिया था, तो अब हम क्या करेंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता अब कैसे करेंगे। मैं सोच रही थी समदन जी ने पहली बार मदद मांगी है, अगर हम मदद नहीं कर पाए तो कहीं जिंदगी भर मेरी नीरू को ससुराल में सुनना ना पड़े। मुझे तो ये लग रहा है मम्मी कि एक तरीके से नीरू की सास ने आपसे दहेज की मांग की है, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। वो कह रही थी हमारे पैसे लौटा देंगे। अरे मम्मी आप बड़ी भोली हैं, देखा नहीं था नीरू की सास कितनी तेज है। शादी से एक दिन पहले 10 लाख रुपए मांगने का क्या मतलब है? शादी से एक दिन पहले मदद नहीं मांगी जाती, वो भी 10 लाख रुपए की। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में आपसे दहेज की मांग की है, क्योंकि अब हम इस शादी से पीछे भी नहीं हट सकते। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? और अगर हम 10 लाख रुपए नहीं दे पाए तो क्या वो मेरी नीरू को जिंदगी भर परेशान करेंगी?